सर मेरा सवाल ये था कि समाज में गंदी समाज को हम कैसे सुधारें, क्योंकि लड़की जैसे लगा कि सब कोई बाहर निकलता है तो नेगेटिव समाज क्यों सोचते हैं। सबसे बड़ी बात है ना कि इस समाज में अभी ना बेरोजगार और खाली नल्ले लोग बहुत भरे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो बस बैठ करके बस यही सोचते रहेंगे, आंकते रहेंगे कि किसकी बेटी किसके साथ जा रही है, किसका बेटा क्या कर रहा है। अभी हाल ही में मुंबई में लोकल ट्रेन में मयंक नाम के लड़का का मर्डर हुआ है, तो जनता भी कुछ नहीं की, मर्डर करके चला गया, तो आप जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे। देखिए, जनता आप हो या हम हो, सबसे पहली बात है ना कि बैठिए, जनताओं के दिल में एक तो सबसे पहली बात कि लोगों के लिए मदद, ह्यूमैनिटी, इंसानियत ये खत्म होती जा रही है। अगर एक बंदा जो एक लोकल ट्रेन में किसी की मर्डर कर दे रहा है, अब वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनका नहीं रोका था। आप ऐसे समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे समाज में लोगों में इंसानियत मर चुकी है। सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया जब तक तलवा चाटने वाला नहीं हटेगा, वो तलवा चाटते रहते हैं, वो 2000 के नोट में चिप ढूंढते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। नहीं ना सर कि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में तो कुछ तो लाभ होगा, तो करना चाहते हैं सब। हमने बताया ना आपको, लोग सरकारी जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि 40 साल की जिंदगी फिक्स हो जाए, एक अमाउंट फिक्स रहे, हर महीने 50-60 हजार जो भी हो वो अमाउंट हमारा आता रहे, प्लस रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा तो बच्चों की जिंदगी सेट हो जाएगी, बच्चों के नाम एफडी कर देंगे, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये सोच लेकर के लोग सरकारी में जाते हैं। एक है, लेकिन इंसान को सबसे बेस्ट बनाया गया है। एक इंसान को इसलिए बनाया गया कि वो दूसरे की काम आए। अपनी जिंदगी तो जानवर भी जी लेता है, सुबह उठता है, खाना खाता है, कहीं ना कहीं पे गुफा ढूंढ लेता है, घर में जाकर के रह जाता है, उसका ही बाल बच्चा होता है, मर जाता है। तो आप भी अगर वैसे हैं तो जानवर में आ रहा। तो बच्चों देखो, हम लोग तो बहुत सारी बातों पे डिस्कस करते रहते हैं। आज आप लोगों के पास बहुत सारी सवाल होंगे, इस सवाल जवाब बहुत सारे ऐसे बच्चों ने हमने कहा था कि सर हमारे पास कुछ सवाल है, हम आपसे करेंगे, आप उसका जवाब दे दीजिए। तो आज ये वीडियोस बनाए हम कि चलो इस वीडियो के माध्यम से ही सही लोगों तक भी हम अपने बच्चों का सवाल पहुंचाएंगे और हम जो जवाब देने की कोशिश करेंगे जो बच्चों के लिए जो मन में सवाल है। तो चलिए स्टार्ट कीजिए, आपका क्या सवाल था बाबू, वो पूछ सकते हैं। सर, अगर समाज में बदलाव लाने का आपको मौका मिले तो कौन ऐसा काम है जो आप पहले करना चाहोगे। अगर समाज में बदलाव लाने की बात हुई, अगर हमको मौका मिले तो सबसे पहले तो इस समाज को हम पढ़े लिखे समाज बनाने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे हम सबसे पहले। क्योंकि आज अगर देखें हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ पे एजुकेशन की कमी के कारण बहुत से चीज़ों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इसका सामना माँ बाप को करना पड़ रहा है, बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चों क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने बड़े बुजुर्गों से सीख करके नहीं आए हैं। तो सबसे पहला जो आपका सवाल है कि आप समाज में क्या बदलने की कोशिश करिएगा, तो हम सबसे पहले एजुकेशन लाने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन की तरफ लोगों को अवेयर करने की कोशिश करेंगे, और यही सबसे बड़ा बदलाव होगा समाज में मेरा सबसे पहले। क्योंकि लोग एजुकेटेड होंगे तो उसके जो सोचने का जो नज़रिया होगा वो बदलेगा। जो लोग पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका सोचने का जो नज़रिया होता है वो अलग होता है, चाहे वो लड़कियों को लेकर के, लड़कों को लेकर के, समाज में पहनावे को लेकर के, समाज में शिक्षा को लेकर के, किसी भी दहेज प्रथा को लेकर के, या माँ बाप के रिस्पेक्ट को लेकर के, किसी भी चीज़ को लेकर के जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनका नज़रिया जो अनपढ़ होते हैं उनके नज़रिए से बिल्कुल अलग होता है। तो मेरा पहला बदलाव होगा एजुकेशन। सर, एक और सवाल है, लड़कियों के लिए फ्रीडम का मतलब क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है कि लड़कियों के लिए, बैठ जाइए आप, लड़कियों के लिए फ्रीडम का क्या मतलब है। देखिए, बहुत ऐसी लड़कियां, पहले बता दें कि ये डिस्क्लेमर दे दें कि हमको किसी से कोई पर्सनल ये नहीं है, अगर हम कोई बात बोलें तो किसी को अगर बुरा लगे तो वो थोड़ा समझिएगा कि ये बात क्यों बोला गया है। क्योंकि लड़कियां मेरी बहन भी है, मेरी माँ भी है, मेरी वाइफ भी है, मेरे घर में बेटियां भी है। तो जाहिर सी बात है हर घर में लड़कियां, लड़कियों के बिना, औरतों के बिना समाज चल नहीं सकता है। तो हम अगर कोई जवाब दे रहे हैं ऑथेंटिक तरीके से दे रहे हैं, बाकी इसको कोई भी किसी पर्सनली ऐसा ना ले कि सर हम लोगों से प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो बेटा, फ्रीडम का सही मतलब क्या होनी चाहिए। लड़कियां आजकल फ्रीडम का मतलब तो पहले सही से समझ नहीं रही है। उनको ऐसा लगता है कि फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि मेरे माँ बाप हमको बिंदास छोड़ दे दे, जहां मन करे हम वहां चले जाएं, कोई रोक ठोक नहीं हो, हम सुबह घर से निकले शाम को पहुंचे, रात को पहुंचे, कोई रोक ठोक नहीं। आई थिंक मेरे हिसाब से फ्रीडम का मतलब ये नहीं है। आज हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रीडम का मतलब समझाते हैं। लड़कियों के लिए फ्रीडम का मतलब सबसे पहला होना चाहिए एजुकेशन के लिए। लड़कियों का एजुकेशन नहीं रोका जाए, जिस तरह से लड़कों को एजुकेशन दिया जाता है लड़कियों को भी एजुकेशन दिया जाए, उसको पढ़ने की आज़ादी दिया जाए, जहां वो पढ़े। अगर वो अपने नेटिव प्लेस में रह करके पढ़ना चाहे तो वहां से पढ़े, बाहर जाने का अगर वो पढ़ना चाहे तो बाहर जाकर के पढ़ने दिया जाए। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला आता है लड़कियों का कि पढ़ाई तो कर लिया जाता है तो उसके बाद जॉब का मसला आता है। लड़कियों को घर पे बैठा दिया जाता है कि नहीं पढ़ लियो आप, जॉब अब नहीं करना है। तो ये इसमें लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। फ्रीडम का मतलब ये भी होनी चाहिए कि लड़कियां अगर पढ़ लिख रही है, अब वो सच में कुछ करना चाहती है, अपना जॉब करना चाह रही है, अपने कैरियर को सेट करना चाह रही है, तो इसमें उसको आज़ादी मिलना चाहिए, यहाँ पे फ्रीडम होनी चाहिए। और तीसरा जो समाज का सबसे बड़ा मुद्दा है वो है कि शादी के समय लड़कियों से न पूछना, लड़कियों से उसका राय नहीं पूछना, मशवरा नहीं पूछना, पसंद नापसंद नहीं पूछना, इसमें लड़कियों को आज़ादी मिलनी चाहिए। क्योंकि ज़िंदगी भर जिसके साथ लड़की को रहना है वो उसका पार्टनर वो बने ना बने, ये चूज़ करने का राइट लड़कियों को बिल्कुल मिलना चाहिए। तो फ्रीडम का मतलब है एजुकेशन मिलना चाहिए, जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, शादी में आप लोगों को पूछना है तो कि ये सारी चीज़ें आपकी राय होनी चाहिए बेटा। और फ्रीडम का मतलब कोई और लेकर के नहीं चलिए कि हमको रात में निकलना है, बिंदास चलना है। देखिए, माँ बाप हमारे घर की लड़कियाँ हो या किसी और की घर की लड़कियाँ हो, अगर आपको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है उसके पीछे रीज़न है हमारा गंदा समाज।
बहुत ऐसे वहाँ पे दरिंदे सब बैठे हुए, माँ बाप को Yes. टेंशन हो जाती है कि लड़की अगर रात में निकल जाएगी, एक सुबह गई शाम में, ऐसे ऐसे घटना लोग आप लोग सुन रहे हैं, किडनैपिंग हो रहा है, लड़कियों को रेप हो रहा है, किडनैपिंग हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो समाज में अभी जो मेंटालिटी है, लोग अभी बस अपने घर की बहन बेटी को बस मानते हैं कि वो मेरी घर की बहन बेटी है, उसकी इज्जत करे, बाहर वाले की करने रहते। ये सब जो बदलाव आएगा समाज में, लोग अच्छा सोच रखने लगेंगे, तो आप बिंदास निकलिए। अभी फ्रीडम का मतलब यही है कि आपको एजुकेशन लेने की आज़ादी हो, जॉब करने की आज़ादी हो, आपको शादी के समय आपका राय पूछा जाए, आपका हाँ या ना पूछा जाए, ये आज़ादी होनी चाहिए। थैंक यू सर। चलो बाबू, तुम्हारा क्या सवाल है? सर मेरा सवाल ये है कि ऊपर माइक करिए। प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में क्या अंतर है? देखिए, प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब दोनों तो लोग कमाने के लिए ही करते हैं, ठीक है, लेकिन अदर सवाल ये है कि लोग बैठ जाइए, लोग प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब के जो जो दोनों में डिफरेंस पैदा कर दिए हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि लोग सरकारी की तरफ इसलिए भागना चाहते हैं, सोचते हैं कि हमारा जॉब लग जाएगा, मेरा 30-40 साल का क्या होगा, जॉब सिक्योर हो जाएगा, हमारा मंथली पैसा आता रहेगा। तो ये लोगों की सोच है, ठीक है। मेरे हिसाब से प्राइवेट जॉब भी बेस्ट है, कारण बताते हैं कैसे। वहाँ पे आपका ग्रोथ का चांस होता है। गवर्नमेंट जॉब में लोग एक मेंटालिटी लेकर के सेट हो जाते हैं कि हमारे जॉब लग गया, कुछ करे ना करे, यहाँ पे हमारा पैसा आता हुआ रहेगा। प्राइवेट जॉब में है बाबू कि आप अगर उसमें अपने समय के हिसाब से अपने आप को चेंज नहीं करिएगा तो आप वहाँ पर से निकाल दिया जाइएगा। ये थोड़ी सी ड्रॉबैक है कि वहाँ से निकलने की चांस है, लेकिन आप अगर अपना इतना वैल्यू बना लेते हैं, वहाँ पे आपके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, तो वो कंपनी वाले आपके पास रखेंगे। सैलरी ग्रोथ भी प्राइवेट में ज़्यादा होती है, सरकारी में फिक्स है कि 25-30 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार मिल गया, वो फिक्स है कि आपको उतना ही मिलेगा। 8 साल 10 साल पे चेंज होगा, अब वो भी जो भी उसका कंडीशन है। प्राइवेट में आपका ग्रोथ सैलरी का हर ईयर हो सकता है, वो आपके टैलेंट पे, नॉलेज पे, ये सारी चीज़ें। तो ये गवर्नमेंट और प्राइवेट, ये दोनों में कोई ऐसे डिफरेंस नहीं है। लोगों की मेंटालिटी है, प्राइवेट इसलिए करना चाह रहे हैं कि ज़िंदगी सिक्योर करना है, लाइफ सिक्योर करना है, और जो हमारा रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा, बच्चों के लिए लाइफ सेट हो जाएगी। और दूसरा चीज़ कि प्राइवेट में लोग नहीं जाना चाहते हैं, लोग सोचते हैं कि वहाँ पे जाएंगे फिक्स नहीं है, कभी भी निकाल दिया जाएगा। तो डर किसे होती है? जिनके पास वो टैलेंट नहीं होती है। और आपको एक बात बता दें, सरकारी में ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग ज़्यादा जाते हैं। आपने देखा है अपर मिडिल क्लास हो या रिचेस्ट पर्सन हो सरकारी की तरफ जाते हुए? नहीं। अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करते। बहुत ऐसे आप जाइए, बहुत ऐसे घरों में देखिए, लड़कों की जवानी बर्बाद हो रही है सरकारी नौकरी के पीछे। 35-35 साल के हो गए हैं लड़के, जिनका ना शादी ब्याह हुआ, ना लाइफ सेट हुआ। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं, और कितना और पेपर लीक वगैरह हो जाता है। बिहार में कितने ऐसे जॉब निकलते हैं, वैकेंसी निकलता है, बच्चे फॉर्म भर देते हैं, और फॉर्म भरने के बाद ना उसका एग्जाम का डेट आता है, ना उसका ज्वाइनिंग लेटर आता है, ना उसका जो बच्चों का रिजल्ट डेट आता है, कुछ नहीं आता है। बस बच्चे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे। भारत में 35% से ज्यादा युवा है, युवाओं की जवानी बर्बाद हो रही है ये सरकारी नौकरी के चक्कर में, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देगा। ज्यादातर बिहार यूपी के ज्यादा लोग सब भरे हुए रहते हैं। तो बेटा, हम कह रहे हैं कि आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, तो आपके लिए प्राइवेट जॉब भी बेस्ट है। आप प्राइवेट की तरफ भी जाइए, देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आज किसी देश को अगर कोई रन कर रहा है तो प्राइवेट कंपनी कर रही है रन। आज सरकारी बहुत ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को वो प्राइवेट कंपनियां उसको चला रही है, क्योंकि सरकार से समझ नहीं रही है, तो प्राइवेट कंपनी उसका देख रेख कर रही है, उसका मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं। तो ये सरकारी और प्राइवेट समाज में एक बहुत गंदा सोच है। समाज में एक गंदा क्या चल रहा है कि लड़का वही अच्छा है जिसके पास सरकारी नौकरी है, लड़की वही अच्छी है जो खूबसूरत है। तो ये समाज का बनाया हुआ घटिया रूल है, घटिया सोच है। तो इस सबसे पढ़े आइए, आप लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े, और आप अपने टैलेंट ले, जिसमें आपको मौका मिले उसमें आप जा करके अपना कैरियर सेट कीजिए। ऐसा तो नहीं है सर कि प्राइवेट जॉब और सरकारी जॉब में तो कुछ तो लाभ होगा, तो जो करना चाहता है सब। हमने बताया ना आपको, लोग सरकारी जॉब इसलिए करना चाहते हैं कि 40 साल की जिंदगी फिक्स हो जाए, एक अमाउंट फिक्स रहे, हर महीने 50-60 हज़ार जो भी हो, वो अमाउंट हमारा आता रहे, प्लस रिटायरमेंट के समय पैसा मिलेगा तो बच्चों की जिंदगी सेट हो जाएगी, बच्चों के नाम का एफडी कर देंगे, उसकी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। तो ये सोच लेकर के लोग सरकारी में जाते हैं। एक सरकारी नौकरी करने वाला अपना एक ही खानदान, एक ही जनरेशन को संभाल सकता है, आने वाला पीढ़ी को अपनी नौकरी ट्रांसफर नहीं कर सकता है। लेकिन एक प्राइवेट जॉब में रह करके लोग हाई सैलरी कमा करके अपनी ये कोई व्यापार कर सकता है, कोई बिजनेस कर करके अपने बच्चे को वो ट्रांसफर कर सकता है। तो यहाँ पे आपका सवाल जो था कि सरकारी में किस वजह से लोग जाते हैं, इसी वजह से जाते हैं कि 35 साल, 40 साल, 30 साल की क्या हो जाएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, कोई मसला नहीं है हमारा। तो सरकारी में मेन लोगों का जाने का यही रीजन है, 35 साल, 40 साल जिंदगी सेट हो जाए, रिटायरमेंट के समय पैसा मिले, बच्चों का एफडी करवा दे, बस हो गया। ऐसी जिंदगी क्यों जीना है बच्चों? तो आपके लिए सर कौन सा जॉब अच्छा है, प्राइवेट की सरकारी? हमारे लिए दोनों सही है, अगर सही वक्त पे आपको जॉब लग जाए तो। आप अगर सरकारी के चक्कर में पूरी जवानी बर्बाद कर रहे हैं तो वो सरकारी जॉब हमारे लिए बेस्ट नहीं है।
आप अगर टैलेंटेड हैं, आपने अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, आपको अगर प्राइवेट जॉब मिल रहा है तो आप वहाँ पे जॉब कीजिए, और आपको सरकारी करने की अगर दिल में चाहत है तो उसकी तैयारी करते रहिए, आप उस जॉब के लिए एग्जाम देते रहिए, निकलेगा तो आप वहाँ से रिजाइन करके वहाँ चले जाइए। आपने जिसमें जवानी बर्बाद किया वो जॉब हमारे लिए बेकार है, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो। आपको पता है ना, अभी हमने एक बात कहा कि इंडिया की जवानी बर्बाद हो रही है किसमें? सरकारी नौकरी के चक्कर में। चलिए और कोई सवाल? एक और सवाल। अभी हाल ही में मुंबई में लोकल ट्रेन में मयंक नाम के लड़का का मर्डर हुआ है, तो जनता भी कुछ नहीं की, मर्डर करके चला गया, तो आप जनता के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, जनता आप हो या हम हो, सबसे पहली बात है ना कि बैठिए, जनताओं के दिल में एक तो सबसे पहली बात कि लोगों के लिए मदद, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये ख़त्म होती जा रही है। अगर एक बंदा जो एक लोकल ट्रेन में किसी की मर्डर कर दे रहा है, अब वहाँ पे चारों तरफ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, उन लोगों ने उनका नहीं रोका था। आप ऐसे समाज से क्या उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसे समाज में लोगों में इंसानियत मर चुकी है, इंसानियत जिंदा नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि आज अगर आपके घर में ये चीज़ नहीं हुआ, किसी दूसरे के घर में हुआ था, आपने तमाशा देखा, वेट करिए, एक दिन आपके घर में होगा तो लोग तमाशा देखेंगे। इसलिए आप चाह रहे हैं कि आपके घर में ऐसा ना हो, लोकल ट्रेन में मयंक नाम के किसी लड़के का जो मार दिया गया, ऐसा आपके घर में किसी के साथ नहीं हो, तो आप अपने अंदर इंसानियत पैदा कीजिए, लोगों के लिए काम आइए, लोगों को देखिए उसकी क्या दिक्कत है। अगर कोई किसी के सामने गलत कर रहा है तो आप आवाज़ उठाने की हिम्मत रखिए। लोग सोचते हैं कि आवाज़ उठाएंगे तो हमको मार दिया जाएगा, भाई साहब आप एक नहीं है, वहाँ पे और सब लोग हैं। अगर किसी को क्राइम करने की हिम्मत कब बढ़ती है? जब लोग कोई वहाँ पे बोलने वाला नहीं होता है, तभी क्राइम करने की हिम्मत बढ़ती है। तो इस जनता से यही कहेंगे कि अपने अंदर इंसानियत को जिंदा कीजिए। दिन ब दिन इंसानियत मरी जा रही है। कभी पता चलता है कि आपने सुना होगा एक सत्तू वाला, एक जो है ऑटो वाले का गर्दन काट करके रोड पे फेंक दिया था, और वहाँ पे जब वो गर्दन काट रहा था आसपास में सभी लोग भरे हुए थे। लोगों में सबसे गंदी चीज़ आ गई है कि सोशल मीडिया पे वायरल होने का, और सोशल मीडिया पे वीडियोज़ निकालते हैं और बनाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन वही जा करके उस अपराधी को पकड़ते नहीं हैं। अगर 10 लोग भी जा करके आगे बढ़ेंगे, अगर उसको पकड़ेंगे ना तो डर से भाग जाएगा। तो समाज को यही कहेंगे बेटा कि वो अपने अंदर इंसानियत लाए। इंसानियत से बड़ी कोई चीज़ नहीं। हम आपको एक बात बताएंगे, देखिए ऊपर वाले ने दुनिया में बहुत ऐसे क्रिएचर बनाए हैं, लेकिन इंसान को सबसे बेस्ट बनाया गया है। एक इंसान को इसलिए बनाया गया कि वो दूसरे के काम आए। अपनी ज़िंदगी तो जानवर भी जी लेता है, सुबह उठता है, खाना खाता है, कहीं ना कहीं पे गुफा ढूंढ लेता है, घर में जा करके रह जाता है, उसका ही बाल बच्चा होता है, मर जाता है। तो आप भी अगर वैसे हैं तो जानवर में और हमारे में कोई फ़र्क रह गया? अगर एक इंसान हम बने हैं तो एक इंसान दूसरे इंसान के काम आने चाहिए। ये हमेशा ये बात को याद रखिए, ठीक है? सेटिस्फाई हो गया? चलिए नेक्स्ट, काजल। सर मेरा सवाल ये था कि समाज में गंदी समाज को हम कैसे सुधारें, क्योंकि लड़की जैसे लड़का के साथ कोई बाहर निकलता है तो नेगेटिव समाज क्यों सोचते हैं? वो लड़का भाई हो या कोई हाँ, कोई भी हो। तो बाबू ये जो है ना, बैठिए, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है कि आजकल समाज में ऐसी सोच हो गई है कि अगर कोई लड़की अपने भाई के साथ, अपने रिश्तेदार के साथ भी बाहर निकल रहे हैं तो लोग सोच लेते हैं कि क्या है लफड़ा है, कुछ चल रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है ना कि इस समाज में अभी ना बेरोजगार और खाली नल्ले लोग बहुत भरे हुए हैं, जिनके पास कोई काम नहीं होता है, तो वो बस बैठ करके बस यही सोचते रहेंगे, आंकते रहेंगे कि किसकी बेटी किसके साथ जा रही है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसके घर में किस सास पुतों में मसला चल रहा है, किस बाप बेटा में मसला चल रहा है। ये बस जो बेरोजगार खाली लोग बैठे हुए होते हैं, ये लोग बस उसको देखते रहते हैं, और एक जगह से पता चल गया तो कानों कान फैलाना। ऐसे लोगों की सोच आप ना जल्दी तो नहीं बदल सकते हैं ऐसे लोगों की, लेकिन मिसाल आप जरूर दे सकते हैं कि ऐसे लोगों की मिसाल ऐसे मक्खी से किया जाता है जो खूबसूरत फूल को, खूबसूरत जिस्म को छोड़ करके जख्म पे बैठेगा, नाली में बैठेगा, कचरे में बैठेगा जाकर। तो अगर इसको बदलने की आप बात करना चाहिए, आपने बोला कि कैसे बदल सकते हैं, तो बाबू एजुकेशन, इन लोगों के अंदर एजुकेशन आएगा। जब एजुकेशन आएगा तो ये लोग जॉब करेंगे, जॉब करेंगे तो खाली नहीं बैठेंगे, खाली नहीं बैठेंगे तो इसके पास मौका ही नहीं मिलेगा दूसरे के लिए ताक झांक करने का। तो सबसे बड़ी बात है ना कि आप लोगों पे जो नजर रखी जाती है ना, ये खाली बेरोजगार लोग जो बैठे होते हैं ना, वो लोग रख जाते हैं। अगर उसको बदलना है तो एजुकेशन लाना चाहिए, और एजुकेशन आएगा, पढ़ेगा लिखेगा, माँ बाप उसको खुद लतारेगा तो वो जाएगा काम धंधा करेगा, तो दूसरे को क्या नजर देगा। और क्या सवाल है? कुछ नहीं, थैंक यू सर। तो ये जो बच्चों का आज सवाल है, आपसे भी बाबू को सवाल करना चाहा, आप भी कुछ सवाल कर रहे थे, शिवम दीजिए उसको। सर हम ये पूछना चाहते हैं कि सर पढ़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म? देखिए पढ़ने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये डिपेंड करता है स्टूडेंट पे। सबसे बड़ी बात है कि देखिए ऑनलाइन अच्छे हैं कुछ बच्चों के लिए, जो बच्चे फुल्ली कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, वो और कोई व्हाट्सअप नोटिफिकेशन, इंस्टा नोटिफिकेशन किसी पे डिस्ट्रैक्ट नहीं होती है, सब कुछ को बंद करके पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन बेस्ट है, चीपेस्ट, कम दाम में कम फीस में बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो जाती है। लेकिन बेटा याद रखना, फिजिकल क्लास जो होती है, ऑफलाइन जो क्लास होती है, वो हमेशा से एवरग्रीन रहा है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे अपने टीचर से 1 to 1 इंटरेक्ट करते हैं,
जो क्वेश्चन होता है, हेजिटेशन होता है, को एजुकेशन का जो हेजिटेशन है, को एजुकेशन जान रहे, लड़का लड़की साथ बैठ करके पढ़ाई करते हैं, ये सब चीज़ें वो फिजिकल क्लास में ही, ऑफलाइन क्लास में ही बच्चों का दूर होता है। और बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको आप ऑनलाइन क्लास दे दीजिए तो वो मोबाइल लेकर के क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं, माँ बाप को धोखा देने लगते हैं, टाइम पास करने लगते हैं। तो फिर ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। वो बच्चा पढ़ने के लिए, आपने देखा हुआ कोरोना काल से क्या हुआ, स्कूलों में क्या कहा गया कि आप मोबाइल दे दीजिए। आप देखिए कोरोना काल से लेकर के अभी तक हम पढ़ा रहे हैं इंस्टीट्यूट में, काफ़ी दिनों से पढ़ा रहे हैं, सबसे बेकार एजुकेशन बच्चों का हो गया इस काल में। बच्चे मोबाइल ले लेकर के माँ बाप से जिद कर करके मोबाइल लेते गए कि हमको पढ़ाई करना है, और मोबाइल के नाम पर, पढ़ाई के नाम पर मोबाइल ले लिए, और बच्चे क्या कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जाइए आप देखिए, आज 9-9 करोड़ इंस्टाग्राम पे रील्स एक दिन में अपलोड होता है। ये कौन कर रहे हैं? यंगस्टर सब सारा मोबाइल ले रहे हैं, माँ बाप को धमकी दे रहे हैं, मोबाइल नहीं दीजिएगा तो पढ़ाई नहीं करेंगे। ये कोरोना काल से लेकर के अभी तक बच्चों की पढ़ाई बहुत बेकार हो चुकी है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो देखे सुने होंगे आपने, टीचर में कमल का फूल खिंचता है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत अच्छा नाम भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे, बहुत ऐसे बच्चे उभर के भी आए हैं इसी काल में, लेकिन समाज में बहुत ऐसे तबके के लोग हैं, बहुत ऐसे परसेंटेज बच्चों का है जो आप देख सकते हैं इसमें बच्चे की पढ़ाई बर्बाद हुई है ऑनलाइन के चक्कर में। तो ऑनलाइन वैसे बच्चों के लिए बेस्ट है जिसका कंसंट्रेशन अच्छा है, जिसके घर में डिसिप्लिन माइनस बच्चों पे ध्यान दिया जाता है। और ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन बिल्कुल सही नहीं है, जो बच्चे पे माँ बाप बस मोबाइल दे दिए, जाओ अकेले में बैठ के पढ़ाई करो। बच्चे अकेले में क्या करे नहीं करे किसी को नहीं पता है। तो ऑफलाइन क्लास हमेशा बेहतर रहा है, बेस्ट रहा है, वो आने वाला समय में भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन क्लास में बच्चे 1-to-1 टीचर से इंटरेक्ट करते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, उसका हेजिटेशन दूर होता है, उसके अंदर एबिलिटी देखा जाता है। वो टीचर से डरते हैं, पनिशमेंट मिलेगा तो पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। तो याद रखिए। और अगर हम लास्ट में ये भी बात कहेंगे कि देखिए, अपनी जगह पे ऑनलाइन भी बेस्ट है, अपनी जगह पे ऑफलाइन भी बेस्ट है। कंपेयर करना, किसी एक को आगे बढ़ा देना, किसी एक को पीछे कर देना, ये भी सही नहीं। ऑनलाइन ने बहुत मदद किया है गरीबों के लिए, जिनके पास पढ़ने का पैसा नहीं था वो पढ़ रहे हैं, बहुत लोग पढ़ के आगे बढ़े हैं ऑनलाइन से भी। तो डिपेंड कर रहा है कि स्टूडेंट कैसा है, ये सारा डिपेंड करेगा कि ऑनलाइन बेस्ट है या ऑफलाइन बेस्ट है। ये आप स्टूडेंट पे डिपेंड कर रहा है कि स्टूडेंट किस तरह का है, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, उसके अंदर पढ़ने की एबिलिटी कैसा है, कैसी क्यूरियोसिटी है, ये सारे उस पर डिपेंड कर रहे हैं। और बताइए सर, हम ये पूछना चाहते हैं कि मान लीजिए कि सर हर चीज़ के लिए आपको सर एग्ज़ाम देना, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, इंजीनियर बनना है तो आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बट सर पॉलिटिशियन जो आजकल मंत्री बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, उनके लिए भी सर एक एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में 90% पॉलिटिशियन सर जाहिल है, अनपढ़ हैं, जिससे देश तो चल नहीं पा रहा है। इसके कारण सर देश खाई में जा रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है सर, और बेरोजगारी भी बहुत ऊपर जाती जा रही है। सर इसके बारे में क्या, कि पॉलिटिशियन के लिए भी एक एग्ज़ाम होना चाहिए? देखिए, आप लोग जिस क्लास में हो उस क्लास में आपने इतनी बड़ी बात सोची, बहुत अच्छी बात है। ये प्रश्न अच्छा है कि हम लोग सर छोटा सा क्लर्क का एग्जाम देते हैं। क्लर्क का अगर किसी को बनना होता है बैंक का कहीं का भी, तो उसके लिए एग्जाम देना पड़ता है। जो देश चला रहे वो पॉलिटिशियन के लिए कोई एग्जाम नहीं देते। देखो, ये हमारा व्यवस्था, ये हमारा सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था ऐसा सेट किया गया कि अनपढ़ को, जाहिल को, फिर क्रिमिनल को, सबको उठा करके नेता बना दिया गया। तो ये बदलाव तभी आएगी जब जनता अपने आप पर आएगी, जनता जब सड़क पे उतरेगी, जनता जब धरना करेगी, प्रदर्शन करेगी कि एक ऐसा लॉ बनाया जाए जिसमें नेताओं को भी एग्जाम देने दिया जाए। और जिस तरह से IAS IPS बनते हैं उस तरह से नेताओं को भी एग्जाम दे करके ही पॉलिटिशियन में आना चाहिए। ऐसा हुआ, हमारा संविधान लिखाया उस समय में भी इस तरह की ऐसी कोई चीज़ें वहाँ पे मेंशन नहीं किया गया। बस वहाँ पे आपको ये मेंशन किया गया कि इनके पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, क्या वगैरह है। और भी बहुत सारे ऐसे रूल रेगुलेशन हैं जो हम जब कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें आपको वहाँ पे समझाएंगे कैसे क्या है। लेकिन उसको फॉलो कौन कर रहा है आज? फॉलो कौन कर रहा है? यहाँ पे बात तो पावर की चल रही है, पैसे की चल रही है। पावर के दम पे, पैसे के दम पे न कोई कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहा है, न बहुत ऐसे चीज देश में डेमोक्रेसी को फॉलो कर रहे हैं, अपने मनमानी पे चल रहा है। तो दुनिया किस पे चल रही है? पावर पे चल रही है, पैसे पे चल रही है। तो इसीलिए आज हमारे चाहे वो देखिए, यहाँ पे एक डिस्क्लेमर डाल दें कि हम किसी भी कोई पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हर पार्टी की बात करें, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आप हो, बसपा हो, चाहे जो भी पार्टी है, हर पार्टी में तो नेता है, हर पार्टी में जाहिल नेता सब बैठे हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो देखने लगते हैं, वो सोचते हैं कि किसी एक पार्टी को लोग टारगेट करें। नहीं, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे बच्चे के पास सवाल था, हमने कहा कि ये बच्चे का सवाल बहुत अच्छा है कि अगर राजनीति में भी अगर ऐसा सिस्टम आ जाए कि अगर नेताओं के लिए भी एक एग्जाम रख दिया जाए तो उससे देश की हालात वगैरह हमारा सुधर जाएगा। क्योंकि वो अनपढ़ है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या रूल रेगुलेशन बनाएगा, वो क्या सोचेगा। आपने देखा होगा, बिहार का एक शिक्षा मंत्री था, उसने कहा कि बेटियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, घर में उसको सम्मान मिला जाए, उसको घर में रहे, आगे क्या बढ़े। बताइए, ऐसे अनपढ़ नेता जब बोल रहे हैं कि बेटियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, जबकि दूसरी तरफ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वहाँ बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ऐसे क्या होता है जी, योजनाएं सब निकलती रहती है। तो ये कमी है, अनपढ़ जो बिना पढ़े लिखे नेता सब आ जाते हैं, इनके वजह से। तो इसकी ये बदलनी चाहिए, अच्छी बात है, ये बदलनी चाहिए। और ये बदल जनता ही सकते हैं, जनता के पावर पे ही ये चीज़ बदल सकता है। सेटिस्फाई हुए आप? और कुछ?
सर हम एक चीज़ ये भी पूछना चाहते हैं कि सर आजकल बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे नीट का, एसएससी का, सेट का, जैसे पेपर लीक हुआ उसके पीछे सर स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन सर मीडिया इस बात को नहीं उठा रहे। सर मीडिया अलग पड़ी हुई है, मीडिया सर अलग टॉपिक पे, जैसे लगता है कि मीडिया बिक चुकी है, मीडिया इस टॉपिक पे बात ही नहीं कर पा रही है। आप तो जान रहे हैं कि आप लोग बच्चे लोग सोशल मीडिया पे होंगे, काफ़ी देखे होंगे कि मीडिया आज तक इस 10 सालों में, आने वाला 10 साल 15 साल जितने भी सालों में इस कुछ सालों में जो मीडियाओं की जितनी बेइज्जती हुई है उतना आज तक किसी का नहीं हुआ है। डेमोक्रेसी का 4th पिलर माना जाता है मीडिया को, लेकिन यही मीडिया जब किसी का गुलाम हो जाता है ना तो वो कोई चीज़ें आपको नहीं दिखाएगी, वो गलत चीज़ को भी सही बोलेगी और सही चीज़ को गलत बोलेगी। तो आज जो हमारी मीडिया है, जितनी भी सारी मीडिया वो बिक चुकी है, वो बड़े पावर के हाथों में है, पैसे वाले के हाथों में है, इसीलिए उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। आज जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेपर लीक को लेकर के देखिए, पेपर लीक बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होता है, क्योंकि बच्चे सालों साल मेहनत करते हैं एक एग्ज़ाम देने के लिए, और वही पेपर जब लीक हो जाता है तो बच्चे सुसाइड करते हैं। आपने सुना होगा 17 बच्चे लगभग, ज़्यादा सुनने को आया, नीट पेपर जब लीक हुआ था तो 17 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया है। तो ऐसे में तो गवर्नमेंट को क्या किया, कुछ नहीं किया, बच्चे तो आम लोगों ने खोया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का है। मीडिया जब तक तलवा चाटने वाला नहीं हटेगा वो तलवा चाटते रहते हैं, वो 2000 के नोट में चिप ढूंढते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम। कहीं पर भी कोई मुद्दा मिल जाए कि यहाँ पे कोई मुसलमान है, यहाँ पे कोई हिंदू है, कम्युनल कोई डिस्प्यूट हो गया, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा देते हैं। लेकिन यही समाज में आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो इस हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, इंसानियत के चक्कर में पड़ रहे हैं। तो ये पेपर लीक खत्म तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे। जैसे आपने कहा अभी कि प्रोटेस्ट करे रोज, इससे भी लोग जागरूक हो रहे हैं, ऐसे भी लोग सड़क पे आ रहे हैं। एक न एक दिन सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा और सरकार को एक्शन लेना पड़ेगा। देखिए सरकार किसी की भी हो, सरकार अगर कुछ गलत कर रही है तो आप उसका आवाज़ उठाइए, क्योंकि इतिहास जो है ना हमेशा हिम्मत वालों की लिखी जाती है, आवाज़ उठाने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं लिखी जाती है। तो मीडिया जो हमारे हैं, सो कॉल्ड मीडिया सब, वो अभी किसी के अंडर में है, किसी के गुलाम हैं, किसी का तलवा चाटने वाले हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर बहुत ऐसे न्यूज़ एंकर सब हैं जो अपने अपने प्लेटफॉर्म पे चैनल बना करके लोगों के सामने सच्चाई ला रहे हैं। तो इसमें मीडिया को बस यही है, मीडिया जो सही चीज़ नहीं दिखा रहे हैं वो इसलिए नहीं दिखा रहे बाबू कि वो किसी और के अंडर में हो। जब अगर कोई किसी और के अंडर में किसी का पैसा खा रहा है तो उसकी हिम्मत नहीं है वो अपने मालिक के बारे में कुछ दिखा दे। समझे? बताइए और कोई सवाल किसी के पास? तो आज के सेशन में हमारे बच्चों ने बहुत ऐसे सवाल किए हैं, अच्छे सवाल थे, और ऐसा हम लोग, कोई सवाल है आपका? तो हम लोग क्या है, एक सवाल, लास्ट सवाल है, देख लीजिए। सर मेरा ये सवाल ये है कि OTP स्कैम से हम कैसे बच सकते हैं? OTP स्कैम से आप कैसे बच सकते हैं? चलिए इस पे हम लोग तो काफ़ी लंबा डिस्कशन है, लेकिन इसमें इतना बता सकते हैं कि आपका कोई भी OTP आता है तो आप उसको शेयर करने से पहले देख लें कि वो आपका है कि क्या नहीं है। बहुत ऐसे लोग करते हैं कि आया, कॉल आया, आपको डरा दिया जाता है, आपका आधार बंद हो गया, आपका ये आजकल तो डिजिटल क्राइम बहुत चल रहा है, डिजिटल अरेस्ट बहुत हो रहा है। अभी हमारे कुछ एक बच्चे भी हैं जिनको 14,000 रुपया लूट लिया गया ये डिजिटल अरेस्ट के चक्कर में। वो लड़की थी, लड़कियों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है कि आपका केस हो गया वगैरह। तो आपके पास कोई कॉल आए, रैंसम कॉल आए या आपको डराने वाला कॉल आए तो उसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई ऐसे कीजिए कि आप अपने पेरेंट्स को बताइए या आप ऐसे जानकार लोगों को बताइए। लगे कि बार बार कॉल आ रहे हैं तो आप जाके पुलिस स्टेशन में जाकर के क्या कीजिए, आप वहाँ पे आप इसके बारे में कंप्लेन कर दीजिए। तो इस सब चीज़ों से बच सकते हैं। ऐसे ही आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। ऐसे ही आपका कोई OTP आ गया, हाँ भैया आपका OTP गया, बताइए आपका ये लिंक हो रहा है, आप बेवकूफ़ की तरह उसको दे दिए तो आप इसमें फंस जाइएगा। कोई भी लिंक आता है आपको किसी भी विश करने के लिए आएगा, कोई पर्व को लेकर के, किसी लेकर के, लिंक को मत खोलिए। आजकल लिंक पे भी आप क्लिक करिएगा आप हैक हो जाइएगा। प्लस आप कोई इमेज आता है, कोई फोटो भी आता है, फोटो के जरिए भी व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आप नहीं खोलिए। कोई नए नंबर से आपका फोटो आ रहा है तो उसको ही खोलिएगा तो आजकल तो ऐसे टेक्नोलॉजी निकल गया तो उससे भी हैक कर दिया जाएगा। तो इससे बचने का तरीका ये है कि सावधानी बरते, थोड़ा सा रुक करके सोचे समझे तभी कोई एक्शन ले। थैंक यू। चलिए आज हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा सवाल किया है, काफ़ी हम लोगों का सवाल जवाब का सेशन चला है। तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम आपके साथ नेक्स्ट वीक में आएंगे और इसी तरह से बच्चों से सवाल करेंगे। तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते।